करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी करोजन किसे कहते हैं और उसके हम यानी हिफाजत किस तरह करेंगे। द मीनिंग ऑफ करोजन टू ए नंबर ऑफ पीपल इज रस्ट, यानी करोजन की मानी बाज लोग यानी उसको रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। द वर्ड रस्ट इज मोर स्पेशली यूज्ड फॉर आयरन, तो ये जो वर्ड्स है रस्ट जंग ये स्पेशली यूज्ड करते हैं आयरन के लिए, लोहे के लिए। वेयर एज करोजन इज कॉमनली डिफाइंड एज द डिटोरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ये कहती हैं कि करोजन जो है ये कॉमनली हम डिफाइंड करते हैं डिटोरेशन ऑफ ए सब्सटेंस, के सब्सटेंस क्या हो जाए जब वो ख़राब हो जाए या वो अपनी शक्ल बदले, यूजुअली ए मेटल खास करके मेटल, और इट्स प्रॉपर्टीज़ और ये अपने प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर दे बिकॉज ऑफ रिएक्शन, किस वजह से कि रिएक्शन होगा विद इट इन्वायरमेंट्स, और इन्वायरमेंट से उसकी रिएक्शन होगी और वो अपने प्रॉपर्टीज़ को लॉस करेंगे। The term corrosion and rust are almost synonyms, जो टर्म्स ऑफ करोजन या रस्ट है ये दोनों एक ही लफ्ज है, क्योंकि करोजन इज आल्सो सो, तो करोजन और रस्ट एक ही चीज को कहते हैं, करोजन भी जंग को कहते हैं और रस्ट भी जंग को। तो करोजन इज ए स्लो, ये कौन सी प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस होती है, यानी सालों लग जाती है इस प्रोसेस में, केमिकल रिएक्शन में यानी सालों लग सकती है। एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द इन्वायरमेंट और सराउंडिंग, ये कहती हैं कि ये स्लो प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस होती है और कंटिन्यूस ईटिंग होती है, और ये कंटिन्यूसली यानी जारी होती है, ये कभी रुकती नहीं। मेटल इन्वायरमेंट या सराउंडिंग के साथ ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो करोजन यूजुअली स्टार्ट्स एट द एक्सपोर्ट सरफेस ऑफ द मेटल, तो करोजन जो स्टार्ट होती है वो सबसे पहले सरफेस, जो मेटल की सरफेस है उस पर करोजन सबसे पहले स्टार्ट होती है। करोजन इज ए नेचुरली ऑकरिंग स्पॉन्टेनियसली फिनोमिना या फिनोमिनन एंड इट्स डिराइव्स द मटेरियल टू इट्स लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, ये कहते हैं कि करोजन नेचुरली होती है, करोजन खुद ब खुद होती है अगर इन्वायरमेंट्स मौजूद होती है, और स्पॉन्टेनियसली फिनोमिना होती है, एंड ड्राइव्स मेटल्स इट्स लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, और उसके लिए यानी हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, स्पॉन्टेनियसली होती है। तो करोजन इट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, इसमें यानी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, विच टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर, यानी एयर की मौजूदगी में वो अपनी एक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और वाटर भी होगा एटमॉस्फेयर में विद इट मेटल्स, और मेटल भी होगा, यानी अगर मेटल एटमॉस्फेयर में मौजूद है और एटमॉस्फेयर में यानी वाटर मॉइस्चर भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो इसी दौरान ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होगा और करोजन के प्रोसेस स्टार्ट होगी। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ करोजन इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, तो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है करोजन की या रस्टिंग की वो क्या है, जब लोहे को जंग लगती है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये सोसाइटी और टेक्नोलॉजी को देखें, ये थ्योरी ज़्यादा है, ये मैं सिर्फ उर्दू में बताता हूँ। अगर हम फोटोग्राफिक प्रोसेस करते हैं तो उसमें केमिकल प्रोसेस होगी, तो अगर हम फोटोग्राफिक फ्लेम को देखें तो क्या होती है, यानी हम लाइट को पास करते हैं और लाइट एक इमेज बनाती है। तो जब लाइट होती है तो आप देखें, जब आप लाइट को देखें, आप लाइट देके और दीवार के साथ खड़े हो जाए तो लाइट जो आएगी तो आपके एक साया बन जाएगी, और वो साया क्या होती है, वो एक इमेज होती है। तो इसी तरह जो हम पिक्चर खींचते हैं तो वो भी एक साया की तरह एक ब्लैक शक्ल की आपकी शक्ल आएगी और उससे आप फोटोग्राफ बना सकते हैं। जिस तरह के दीवार पर जो साया है लाइट की वजह से आपकी जो साया बनती है, इसी तरह फोटोग्राफ में भी साया होती है। तो उसमें क्या होती है, फिर केमिकल रिएक्शन होती है, प्रोसेसिंग सच एज डेवलपमेंट ऑफ स्टेज, तो मुख्तलिफ स्टेजेस होती है। और हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑफ द लाइट, और जो लाइट है कंट्रोल या टेम्परेचर या शेकिंग टाइम जो होती है उसको हम यानी देखेंगे। द एक्सपोजर ऑफ लाइट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, यानी जब हम लाइट पास करते हैं एक चीज़ पर तो उस पर यानी एक साया बन जाएगी, फोटोग्राफिक प्लेट होगी। इनिशिएट तो हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, और जो लाइट हमने यानी एक्सपोज कर दी पोर्शन बिकम डार्क, तो जो साया बनेगी वो डार्क बनेगी। तो उससे हम किस तरह शक्ल पहचानेंगे, तो वो जो डार्क शक्ल है उसको हम यानी और मेटल के साथ उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो और चीज़ में तब्दील हो जाएगी।
जो डार्क साया है उससे हम यानी पिक्चर बना सकते हैं टाइम में, एक टाइम लगेगा यानी केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसको हम यानी प्लेट लेते हैं और इसको डेवलप करते हैं, उससे इमेज अखज़ करेंगे जो डार्क नज़र आएगा। जिस तरह मैंने पहले बताया, अगर आप लाइट अपने ऊपर पड़े और दीवार के साथ खड़े हो जाए तो आपका एक साया बन जाएगा, तो उस साया की तरह हम यानी फोटोग्राफ खींचते हैं। तो जो फिल्म है वो वाटर में आप डिक करेंगे स्वेल और उस पर यानी ग्लाइटिन लेयर लगाएंगे एंड मेकिंग टू द इजी ऑफ द एक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन ट्रीटमेंट। तो जब हम सकट करते हैं वाटर में और ग्लाइटिन लेयर लगाते हैं तो केमिकल रिएक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यानी एक्शन होगा, उसके लिए यानी वो पार्टिसिपेट होगा। तो हम क्या करेंगे, सिल्वर हेलाइड को उस इमेज पर लगाएंगे, तो सिल्वर हेलाइड की यानी सफ़ेद रंग होती है, तो इससे ये सफ़ेद हो जाएगा। तो सफ़ेद होने के बाद अगर हम पार्टिकल्स मेटालिक सिल्वर लगाते हैं तो सफ़ेद हो जाएगा। इसके बाद आप डाइल्यूट सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड और क्रिटिक एसिड के साथ उसको यानी रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट या उसमें डबो देंगे, स्टॉप द एक्शन ऑफ डेवलपर, और सिल्वर को रोकेंगे, यानी इतना भी ज़्यादा सिल्वर न लगे जाए कि वो और बाहर आ जाए, सिर्फ उसकी शक्ल यानी हम पहचान सके सफ़ेद की तरह। तो सफ़ेद हो जाएगा, डार्क से सफ़ेद शक्ल में आ जाएगा। एसिटिक एसिड और क्रिसिटिक एसिड एज ए काम करेगा उसके दौरान, और सिल्वर हम लगाएंगे। तो इसके बाद हम क्लीन वाटर के साथ उसको साफ करेंगे। इसके बाद फिक्सर इमेजिंग परमानेंट हो गए और एक लाइट की तरह वो इमेज हमें दिखाई देंगी जिसमें सिल्वर हेलाइड होगा। जो डार्क शक्ल थी उस पर सिल्वर हेलाइड यानी जम जाएंगे। तो हम फिक्स्ड हेपो स्पेशली अमोनियम थायोसल्फेट, तो अगर हम फिक्सर हाइपो करते हैं, स्पेशली क्या करते हैं, अमोनियम थायोसल्फेट अगर हम लेते हैं तो वॉशिंग क्लीन वाटर के साथ उसको रिमूव कर सकते हैं, रिमेइंग फिक्सर। तो इस फिक्सर को हम किस तरह रिमूव करेंगे, वॉशिंग विद द क्लीन वाटर रिमूविंग यानी फिक्सर या रिमेइंग फिक्सर। तो अगर हायो फिक्सर है, स्पेशली अमोनियम सल्फेट है, क्या है, हाइपो फिक्सर है कॉमन, और वो अमोनियम थायोसल्फेट है, तो उसको हम वॉश करेंगे किससे, क्लीन वाटर के साथ, तो वो रिमूव होंगे। तो ये फिक्सर क्या होंगे, यानी रिमूव हो सकते हैं। रिमेन फिक्सर कैन क्रूड, तो जो हमने रिमेन की फिक्सर क्रूड की एंड सिल्वर इमेज, और सिल्वर इमेज आ जाएगी लीडिंग टू द डीकलरेशन, तो उसको अब हम रंग देंगे, स्टेइंग एंड फीडिंग। ऑल दो टेक्नोलॉजी मोर एडवांस, तो अब टेक्नोलॉजी तो एडवांस हुआ है, हम यानी पुराने ज़माने में सिर्फ सफ़ेद शक्ल देख सकते थे किसी इमेज के ज़रिए, लेकिन अब एडवांस हो गए। बट द बेसिक यानी प्रोड्यूस एवरीवेयर डेवलप ओरिजिनली आर स्टिल यूज टू द सिल्वर बेस्ड फोटोग्राफिक टुडे। तो आजकल हम यानी बेसिक फिनोमिना हम सिल्वर यूज़ करेंगे ओरिजिनली के लिए, लेकिन इन कलर फ्लेम अगर हम उसको यानी फ्लेम करते हैं, कलर देते हैं, तो 3 लेयर्स बनाते हैं सिल्वर हेलाइड की, जो स्पेशली फार्मुलेटेड होती है सेंसिटिव रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट, यानी उसको हम यानी उसके साथ यानी रेड ग्रीन को हम मिलाते हैं तो वो एक अच्छी तरह इमेज हमें दे सकती हैं। तो ये यानी फोटोग्राफिक प्लेट के बताए, यानी फोटोग्राफिक प्लेट हम किस तरह या फोटो हम किस तरह लेंगे। अगर आप अपने लाइट पास करते हैं और लाइट पास करने के बाद आपकी यानी डार्क इमेज आएगी, और उस डार्क को आप यानी सिल्वर से पहले आप उसको साफ करेंगे और इसके बाद आप उस पर सिल्वर लगाएंगे और एसिटिक एसिड और क्रिसिटिक एसिड डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो अगर उसके साथ यानी फिक्सर हाइपो होगी, स्पेशली अमोनियम थायोसल्फेट अगर उसमें मौजूद है, तो उसको हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, वाटर के साथ उसको रिमूव करेंगे। तो ये जो इमेज हम बनाते हैं कलराइज, तो हम यानी सिल्वर के साथ उसको रिएक्ट करेंगे, उस पर सिल्वर लगाएंगे, जो डार्क एरिया था वो आपकी जो साया है उस पर यानी आप सिल्वर लगाएंगे तो वो सफ़ेद शक्ल हो जाएगी जो डार्क आपकी साया थी। तो उसको हम यानी कलराइज्ड किस तरह करेंगे, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, जो अभी यानी मॉडर्न दौर में जो हम पिक्चर बनाते हैं तो इस तरह अब बना सकते हैं। और रस्टिंग ऑफ आयरन को देखे, द करोजन ऑफ आयरन कॉमनली नोन एज ए रस्टिंग, तो हम करोजन ऑफ आयरन को यानी रस्टिंग कहते हैं, उसको जंग कहते हैं जो करोजन होती है आयरन पर। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रस्टिंग इन या इज मॉइस्चर एंड एयर, तो ये जो कंडीशन होती है रस्टिंग की, ये वाटर और ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी, यानी कहते हैं कि मॉइस्चर भी होगा और एयर्स भी होगा। देयर विल बी नो रस्टिंग
अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं है तो यानी जंग नहीं लगेगा। इन वाटर वेपर्स, अगर वाटर वेपर्स मौजूद नहीं है तो भी रस्ट नहीं लगेगा फ्री ऑफ एयर, या एयर मौजूद नहीं है वाटर वेपर्स है फिर भी जंग नहीं लगेगा। यानी दोनों चीज़ें मौजूद होंगे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में मेटल होगा और यानी वाटर वेपर्स होंगे और ऑक्सीजन भी होगा फिर रस्ट लगेगा। अगर मेटल है और सिर्फ ऑक्सीजन है एयर में तो फिर भी यानी जंग नहीं लगेगा। अगर सिर्फ मेटल है और वाटर है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है एटमॉस्फेयर में, फिर जंग नहीं लगेगा। यानी दोनों चीज़ें ज़रूरी है। मेटल अगर मौजूद है एटमॉस्फेयर में, आयरन मौजूद है तो उसके साथ यानी ऑक्सीजन भी ज़रूरी है और वाटर वेपर्स, यानी दोनों ज़रूरी है। अगर उसमें सिर्फ एक मौजूद है फिर भी रस्ट नहीं लगेगा। यानी वाटर वेपर्स भी ज़रूरी है रस्टिंग के लिए और ऑक्सीजन गैस भी ज़रूरी है रस्टिंग के लिए। Iron rust by the combining with oxygen in the presence of water to form brown hydrated mass या hydrated mass फेरिक ऑक्साइड। ये कहती हैं कि आयरन उस वक्त रस्ट होगा कंबाइनिंग, किसके कंबाइनिंग, ऑक्सीजन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर भी मौजूद होगा। यानी आयरन मौजूद होगा और ऑक्सीजन मौजूद होगा और वाटर मौजूद होगा, फिर यानी जंग लगेगा, रस्ट लगेगा तो क्या होगा, ब्राउन हाइड्रेट मास होगा। यानी ब्राउन शक्ल में हाइड्रेट मास होगा जिसको हम यानी फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला Fe2O3 और डॉट XH2O, यानी उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल है तो उसको हम यानी रस्टिंग ऑफ आयरन कहेंगे। तो ये क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है यानी जो ब्लू है। ऑक्सीजन भी मौजूद है एटमॉस्फेयर में और जब आयरन मौजूद है तो आयरन मौजूद है और ऑक्सीजन और वाटर भी मौजूद है एटमॉस्फेयर में। तो आयरन एज ए किस काम करेगा, एज ए एनोड काम करेगा। आयरन एज एनोड काम करेगा क्योंकि आयरन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं तो 2 आयरन 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और फिर इधर कैथोडिक यानी जो कैथोडिक प्लेट है यहाँ बनेगा। इसके बाद ये रिएक्शन होते हैं, हम बताते हैं फिर बाद में, मैंने लिखे हुए हैं। तो ये अगर आयरन है तो आयरन यानी वाटर के मौजूदगी और ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। तो आयरन की जो सरफेस है उसको हम एनोडिक साइड कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे इस वजह से हम एनोडिक साइड कहेंगे। और कैथोडिक पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यानी वाटर और ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा और उसको गेन करेंगे, तो इस वजह से हम इसको यानी कैथोडिक साइड कहेंगे। और रस्ट बनेगा हमारे पास Fe2O3 और डॉट XH2O यानी वाटर मॉलिक्यूल जितने भी मौजूद है। तो ये आयरन की क्या है फार्मूला, इसको हम रस्टिंग कहेंगे, इसको हम यानी रस्ट कह सकते हैं। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला है Fe2O3। तो ये किस तरह बनती है, मैंने पहले बताया कि आयरन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और फिर यानी रस्ट बन जाएगा। तो आप देखें इस रिएक्शन को, यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वाटर मौजूद है, तो ये आपस में मिल जाते हैं और H2CO3 बना देते हैं। तो ये H2CO3 कार्बनिक एसिड फिर टूटती है यानी CO3-2 और 2 हाइड्रोजन आयंस निकालते हैं। ये CO2 और H2O कार्बनिक एसिड बनाते हैं और ये कार्बनिक एसिड फिर दोबारा टूटती है और हाइड्रोजन आयन देती है। और एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल भी मौजूद है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी ब्रेकअप होती है और उससे 2 हाइड्रोजन मिलते हैं और 2 हाइड्रोक्साइड आयन। तो कितने हाइड्रोजन आयंस हुए, 4, 2 और 2 4 हुए। तो एनोड पर क्या होगा, तो एनोड पर यानी जो आयरन है, एनोड पर जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, तो 2 आयरन 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। तो कैथोडिक पर क्या होगा, तो कैथोडिक पर यानी जो ऑक्सीजन है पहले से मौजूद है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मौजूद होगा, यानी ऑक्सीजन और वाटर दोनों एटमॉस्फेयर में मौजूद होगा, फिर रस्टिंग होगा। तो ऑक्सीजन ले ले और ये जो 4 हाइड्रोजन आयंस हमने निकाले, एक कार्बनिक एसिड से 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यानी वाटर मॉलिक्यूल से, तो 4 हाइड्रोजन आयंस हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन्स आयरन ने जो लॉस कर लिए, ऑक्सीडेशन हो गई आयरन की, तो इसको मिला ले, तो ये आपस में बॉन्ड बना देंगे और 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो ये 2H2O बन जाएगा।
4 हाइड्रोजन है और 2 यानी O2 है, तो ये 2H2O बना देगा। इसके बाद ये 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो फिर ऑक्सीजन आएगा एटमॉस्फेयर में और ये 2 H2O आएंगे और जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये आपस में रिएक्ट होंगे और 4 हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे, 4 हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। तो और ऑल रिएक्शन को देके जब आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दी, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं आयरन, तो 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। और अगर ऑक्सीजन मौजूद है एटमॉस्फेयर में और वाटर भी मौजूद है एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या करेंगे 2Fe2O3 बना देंगे और 8 हाइड्रोजन आयंस देंगे। ये और ऑल रिएक्शन है। अगर हम आयरन के 4 एटम्स लेते हैं तो वो 8 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और ऑक्सीजन भी मौजूद होगा एटमॉस्फेयर में और वाटर भी मौजूद होगा एटमॉस्फेयर में। ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो 2Fe2O3 बना देगा और 8 हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो ये रस्ट, इसको हम रस्ट नहीं कहेंगे। फिर ये क्या करेंगे Fe2O3 फिर XH2O के साथ मिल जाते हैं और Fe2O3.XH2O बना देते हैं। तो ये यानी ये फर्दर वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं फिर रस्ट का फार्मूला बन जाएगा। ये रस्ट का फार्मूला नहीं है, यानी ये फिर Fe2O3 फिर वाटर के साथ मिल जाते हैं, रिएक्ट करते हैं और Fe2O3.XH2O बना देते हैं, जिसको हम यानी रस्ट कहते हैं। तो ये रस्ट का फार्मूला हुआ। इसके बाद बुक्स में उसने किस तरह पढ़ाया हुआ है, द केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग। केमिस्ट्री में हम रस्टिंग किस तरह कहते हैं, डेंट एंड स्टेन्स आर द साइट फॉर द प्रोसेस रस्टिंग। तो डेंट या स्टीन जो होगा या आयरन जो होगा यानी उस पर प्रोसेस होगा रस्टिंग की। दिस साइट्स आर कॉल्ड एनोडिक रीजन। तो जो आयरन है उसको हम यानी एनोडिक रीजन कहेंगे, उस पर यानी ऑक्सीडेशन होगा एंड फॉलोइंग ऑक्सीडेशन आकर, क्योंकि उस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, टेक प्लेस इज दिस साइट। तो आयरन को हम एज ए नोड लेंगे तो 2 आयरन 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, यानी 1 आयरन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो 2 आयरन 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द मेटल। तो ये मेटल को डैमेज करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो इस तरह ये मेटल कम हो जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी तो मेटल डैमेज होगा। द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव द मेटल शीट। तो ये मेटल शीट से मूव करेगा टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन उसको मिल जाए एंड वाटर और वाटर भी मिल जाए नियर द सरफेस, और उसको अपनी सरफेस की तरफ खींचेंगे ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल को। दिस साइट एक्ट एज ए कैथोड। तो ये साइट क्या काम करेगा, एज ए कैथोड काम करेगा। वेयर इलेक्ट्रॉन रिएक्ट विद वाटर। तो जब इलेक्ट्रॉन वाटर के साथ रिएक्ट होंगे और ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड आयन बना देंगे। ये क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एनोडिक। तो ये जब यानी आयरन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो उसकी जो डैमेज है मेटल, वो डैमेज हो जाएंगे, मेटल कम हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे जहां पर ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा उसको मिलेंगे तो उस तरफ चले जाएंगे और वो एज ए कैथोडिक काम करेगा और वो वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब खींचेगा ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस बना देगा। तो कैथोड पर क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और H2O को अपनी तरफ खींचेगा और 4 हाइड्रोक्साइड आयंस बना देगा। तो जो आयरन है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में। अगर ऑक्सीजन मौजूद है एटमॉस्फेयर में टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन में तब्दील होगा Fe3+ में ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट फिर पढ़ेंगे। यानी ये Fe2 फिर दोबारा 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल में पड़ा हुआ है आयरन। तो ट्रांजिशन मेटल की ये खसूसियात है कि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल है, कभी कभी +2 होती है, कभी कभी +3। तो यानी आयरन 2 इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन को भी लॉस करेंगे। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, फिर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो ये फिर ये आयरन जो Fe3 आयंस जो है ये 3 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ यानी FeO3 बना देंगे। ये 3 हाइड्रोक्साइड आयंस को गेन करेंगे और ये जो रस्ट है जिसको हम यानी रस्ट कहते हैं, द रस्ट मास इज सॉफ्ट।
तो जो रस्ट की मास है वो सॉफ्ट होगी एंड प्रीवियस इन नेचर एंड देयरफॉर कैन नॉट प्रिवेंट फर्दर एटमॉस्फेरिक एक्शन। ये कहती हैं कि रस्ट की जो मास है वो क्या होगा, फिर सॉफ्ट होगा, जो मेटल है वो सॉफ्ट बन जाएगा जब उससे जंग लगेगी। एंड प्रीवियस इन नेचर, और जो उसकी जो प्रीवियस इन नेचर में वो ख़त्म हो जाएगी, जो उसके यानी शाइनिस है वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएंगे। एंड देयरफॉर कैन नॉट प्रिवेंट, और अगर हम उसको यानी और प्रिवेंट नहीं कर सकते फर्दर एटमॉस्फेयर एक्शन, यानी अगर एक बार जंग लग जाए तो तेज़ी के साथ फिर मेटल को जंग लगेगा, क्योंकि हम उसकी प्रिवेंट फिर नहीं कर सकते, यानी वो जंग लगेगा और ये एक्शन यानी चालू रहेगा। तो इसको देखे ये किस तरह होगा, यानी एनोड पर आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, तो 2 आयरन यानी 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। अगर ये फिर दोबारा और इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं तो ये +3 में तब्दील हो जाएगा। तो कैथोड पर क्या होता है, यानी कैथोड पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है पहले वाले, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी अपनी तरफ ऑक्सीजन और H2O को खींचेंगे और 4 हाइड्रोक्साइड आयंस बना देंगे। तो इस 4 हाइड्रोक्साइड आयन में से 3 हाइड्रोक्साइड आयन यानी इस +3 आयंस के साथ मिल जाते हैं और ये अपनी तरफ उसको खींचते हैं और ये रस्ट बना देती है। तो ये बुक्स वाली रिएक्शन मैंने बता दी। रस्टिंग प्रिवेंशन किस तरह करेंगे, यानी प्रिवेंशन ऑफ करोजन या प्रिवेंशन ऑफ रस्ट उसको भी कह सकते हैं। तो हम उसकी हिफाजत किस तरह करेंगे। करोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द नंबर ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कोराइडेड मेटल, यानी करोजन यानी जंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के मेथड जो हम पढ़ेंगे, सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ किस्म के तरीके जिसको हम यानी करोड मेटल से बचा सकते हैं। करोजन प्रिवेंशन टेक्निक्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप। तो हम करोजन के प्रिवेंशन यानी 6 तरीकों से उसको ग्रुप्स में डिवाइड करें हैं, जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करेंगे। दिस टेक्निक्स आर फॉलोइंग। रिमूवल ऑफ स्टिन, तो स्टिन के जरिए हम उसको रिमूवल कर सकते हैं। करोजन को हम यानी स्टिन के जरिए उसको रिमूवल करेंगे, स्टिन के जरिए हम करोजन को रिमूवल करेंगे। द रीजन ऑफ स्टिन, जो रीजन है ऑफ स्टिन के इन द आयरन एक्ट एज द साइट ऑफ करोजन, तो हम यानी आयरन को स्टिन के जरिए उसको यानी अलहदा करेंगे। व्हेन द सरफेस ऑफ आयरन इज प्रॉपरली क्लीन, जब सरफेस ऑफ आयरन साफ हो जाए, एंड स्टिन आर रिमूव्ड, और स्टिन के जरिए उसको अगर हम रिमूव कर सकते हैं, इट प्रिवेंट्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, तो ये रस्टिंग दोबारा उस पर यानी नहीं होगा क्योंकि हमने उससे रिमूव कर दी। रस्टिंग अगर हम रिमूव करते हैं स्टिन के जरिए तो, और अगर साफ कर दी आयरन को, साफ कर दी स्टिन के जरिए आयरन यानी करोजन को हमने या जो रस्ट है आयरन से उसको हमने यानी अलहदा कर दी, तो हमने प्रिवेंट कर दी किसके जरिए, यानी स्टिन के जरिए हमने रस्ट को अलहदा कर दी और जो आयरन है वो उसको फिर जंग नहीं कर लगेगी, उसको हमने प्रिवेंट कर दी। इसके बाद नंबर दूसरे पर पेंट एंड कोटिंग। अगर पेंट और कोटिंग दोनों एक चीज़ है, अगर हम पेंट करते हैं या उस पर कोटिंग करते हैं तो पेंट और अदर ऑर्गेनिक कोटिंग, या हम पेंट करते हैं रंग लगाते हैं या और ऑर्गेनिक कोटिंग करते हैं, आर यूज टू प्रोटेक्ट मेटल, के मेटल क्या हो जाए उसकी हिफाजत हो जाए, किससे, करोजन से यानी रस्टिंग से, फ्रॉम द करोजन इफेक्ट से। बेस दिस मॉडर्न पेंट कंटेन्स ए कम्बिनेशन ऑफ केमिकल कॉल्ड स्टेबलाइजर, तो ये कहती हैं कि हम मॉडर्न पेंट इस्तेमाल करते हैं जो कम्बिनेशन होती है केमिकल्स की, मुख्तलिफ केमिकल्स की कम्बिनेशन होती है जो स्टेबलाइजर उसको हम कहते हैं। तो स्टेबलाइजर क्या है, दिस स्टेबलाइजर प्रोवाइड प्रिवेंशन अगेंस्ट डू नॉट ओनली करोजन, तो ये जो स्टेबलाइजर है, तो स्टेबलाइजर क्या है, मॉडर्न पेंट है जो मुख्तलिफ केमिकल से बना हुआ है जिसको हम स्टेबलाइजर कहते हैं, और ये स्टेबलाइजर प्रिवेंट करती है अगेंस्ट ओनली करोजन, सिर्फ करोजन की हिफाजत नहीं कर सकती, यानी करोजन आयरन की सिर्फ करोजन से हिफाजत नहीं करेंगी, बट आल्सो अगेंस्ट वेदरिंग, तो ये वेदरिंग के लिए भी यानी उसको यानी हिफाजत कर सकती है, एंड अदर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, और जो अदर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है उसकी भी उसकी हिफाजत करेंगे। एलाइंग, एलाइव किसी कहते हैं जब हम दो मेटल को मिलाते हैं तो उसको हम एलाइव कहते हैं। तो एलाइंग के जरिए यानी आयरन, अगर आयरन को और मेटल के साथ हम मिलाते हैं तो एलाइव बन जाएगा और फिर उसको यानी रस्ट नहीं लगेगी। एलाइंग आल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द करोजन ऑफ मेटल, तो एलाइव भी मदद कर सकती है
यानी प्रोटेक्ट कर सकते हैं करोजन से मेटल की। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलाइंग इज द स्टीलनेस स्टील। तो आप स्टील को देखें, यानी आयरन को हम और मेटल के साथ मिलाते हैं और स्टील बनाते हैं, तो इसको यानी जंग नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वो एलाइव है, यानी स्टीलनेस स्टील। विच इज सॉलिड मिक्सचर, जो मिक्सचर है किसके, यानी स्टीलनेस स्टील किसके मिक्सचर है? आयरन एंड क्रोमियम एंड निकल। तो हमने तीनों को मिलाया हुआ है, आयरन, क्रोमियम और निकल, तो ये एक एलाइव बन जाएगी और इस एलाइव को यानी जंग नहीं लगेगी, तो आयरन क्या होगा? बच जाएगा रस्टिंग से। स्टीलनेस स्टील स्ट्रांगली रेजिस्ट इन द कोरोजन, जो स्टीलनेस स्टील है वो स्ट्रांगली रेजिस्ट है, यानी कोरोजन उसको नहीं लगेगी, उसको जंग नहीं लगेगी, क्योंकि उसके एलाइव है। तो जो स्टीलनेस स्टील के एलाइव है किससे बनी है? ये याद रख ले, आयरन है, क्रोमियम है और निकल है। स्टीलनेस स्टील किससे बना है? आयरन, क्रोमियम और निकल को हमने आपस में मिलाए हुए हैं और एक एलाइव बन जाएगा, जिसको हम स्टीलनेस स्टील कहेंगे और इसको यानी करोजन नहीं लगेगी। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को देखें, इन एलाइव इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। एलाइव एक होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल की, या मिक्सचर ऑफ मेटल, या इसको हम मिक्सचर ऑफ मेटल भी कहेंगे। ये कहते हैं कि एलाइव होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल को हमको कहेंगे। एलाइव क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा मेटल्स की, या मिक्सचर ऑफ मेटल उसको कहेंगे। या इसी तरह भी हो सकता है कि एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, एंड अनदर मेटल और एक अनदर एलिमेंट्स भी हो सकता है, जिस तरह के नॉन मेटल। हम मेटल और नॉन मेटल को अगर आपस में मिक्स करते हैं तो उसको हम भी एलाइव कह सकते हैं। यानी कहते हैं कि एंड अनदर एलिमेंट्स, अगर हम एक मेटल ले ले और दूसरा नॉन मेटल ले ले तो उसको हम भी एलाइव कह सकते हैं। इसके बाद डीप में पढ़ेंगे मेटालिक कोटिंग और प्लेटिंग, यानी मेटालिक कोटिंग उसको कहते हैं या प्लेटिंग भी उसको कहते हैं। तो मेटालिक कोटिंग और प्लेटिंग कैन बी अप्लाइड टू इनिशिएट या इनहिबिट करोजन एज वेल एज प्रोवाइड यानी एस्थेटिक एंड डेकोरेटिव फिनिश। ये कहते हैं कि मेटालिक कोटिंग या प्लेटिंग हम अप्लाइड करते हैं करोजन के लिए, कि करोजन से वो प्रोवाइड होंगे, यानी उसको करोजन नहीं लगेगी, या वो क्या होंगे, यानी वो अच्छी दिखाई देंगी, डेकोरेटिव होंगी, फिनिश यानी वो नज़र में अच्छी लगेंगी या वो चमकदार होंगी। ए थिन कोटिंग ऑफ वन मेटल ऑन द अनदर कैन बी अप्लाइड बाय द स्प्रेइंग। तो हम कोटिंग करते हैं एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ, उसको अगर हम यानी चिमटते हैं या उसको लगाते हैं तो स्प्रे के ज़रिए हम एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ यानी मेटालिक कोटिंग करते हैं। तो क्या होगा? ए थिन कोटिंग होगा किसकी? वन मेटल, एक मेटल लेंगे, वन या ऑन अनदर बाय द अप्लाइड बाय द स्प्रेइंग। तो जो मेटल पर आप कोटिंग करते हैं उस पर आप स्प्रे कर दे उस मेटल की, तो उसकी यानी 3 कोटिंग बन जाएगी। जिस तरह की गलवाइजिंग है, यानी हम डिपोजिशन करते हैं जिंक को ऑन द मेटल ऑफ द बाय द डिपिंग। ये कहते हैं कि अगर हम गलवाइजिंग करते हैं तो जिंक उस पर, उसकी जिंक पर कोटिंग करेंगे, आप आयरन पर जिंक की कोटिंग कर दे तो ये क्या होगा? यानी गलवाइजिंग होगा। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन आर्टिकल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रस्टिंग बाय द निकल, क्रोमियम और टिन। टिन का सिंबल क्या है? SN है, प्लेटिंग। ये कहते हैं कि गलवाइजिंग के थ्रू आप यानी आयरन को आप जिंक के प्लेटिंग कर दे तो ये क्या होगा? गलवाइजिंग होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आयरन आर्टिकल्स लेते हैं और उसकी प्रोटेक्शन करते हैं जंग से, किसके थ्रू? अगर आप उसकी निकल प्लेटिंग करते हैं या क्रोमियम के प्लेटिंग करते हैं या टिन के प्लेटिंग करते हैं, तो इस वजह से यानी आयरन को जंग नहीं लगेगा। जंग से बचाने के लिए अगर आयरन पर आप जिंक की प्लेटिंग कर दे या निकल की प्लेटिंग कर दे या क्रोमियम की प्लेटिंग कर दे या टिन की प्लेटिंग कर दे, तो उस आयरन को जंग नहीं लगेगी। करोजन इनहिबिटर, तो करोजन इनहिबिटर क्या है? करोजन इनहिबिटर आर केमिकल दैट्स, तो ये करोजन इनहिबिटर्स यानी केमिकल दैट रिएक्ट्स द मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस के साथ रिएक्ट करते हैं ये केमिकल्स, आर विद द इन्वायरमेंट गैसेज विद काज करोजेस यानी करोजन। तो ये क्या करते हैं? यानी इन्वायरमेंट से गैसेस को करोजन के काजेज करते हैं। द इनपुट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट काजेज करोजन, जब ये पुट करते हैं केमिकल रिएक्शन और करोजन काजेज होती है, दिस केमिकल कैन बी अप्लाइड एज ए सॉल्यूशन, तो हम इसको यानी सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। एज तो प्रोटेक्टिंग कोटिंग, तो हम इसको प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाएंगे। वाई डिस्पर्जन टेक्निक्स, जो हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जिस तरह के ग्लाइसिन, पॉलीइथाइलिन
एक्सेट्रा। तो इस वजह से यानी हम करोजन के इनहिबिटर कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, यानी आप एक आयरन ले ले और उसको यानी ग्लाइसिन में डबो दे, तो उस वक्त यानी करोजन नहीं लगेगा। या पॉलीथीन में आप उसको डबो दे, उस यानी उसमें उसको डबो दे या उस पर वो सरफेस बना दे, तो फिर यानी करोजन नहीं लगेगा। तो ये क्या करते हैं, जो आप असला वगैरह यानी ग्लाइसिन में या पॉलीथीन में आप उसको यानी डांपते हैं या उसको बंद कर देते हैं और फिर ज़मीन में रखते हैं, तो उसको जंग नहीं लगते। तो ये क्या है, इनहिबिटर है। अगर हम करोजन से हिफाजत करते हैं तो हम क्या करेंगे, ग्लाइसिन लगाएंगे या ग्लाइसिन उसके ऊपर चढ़ाएंगे या पॉलीथीन, तो फिर भी यानी करोजन ऑफ इनहिबिटर होगा। यानी जब आप ग्लाइसिन में उसको बांध देते हैं या उसमें डबोते हैं तो और गैसेस उसके साथ रिएक्ट नहीं होती, वाटर या ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट नहीं होंगे आयरन के साथ, तो फिर उसको जंग नहीं लगेगी। इसके बाद एफ पर कैथोडिक प्रोटेक्शन। अगर हम आयरन को बतौर कैथोड इस्तेमाल करें, अगर हम आयरन को बतौर कैथोड इस्तेमाल करें तो उसको जंग नहीं लगेगी। तो अगर हम कैथोडिक प्रोटेक्शन कर दे, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन इज द मेथड यूजुअली यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन। तो उसमें हम आयरन को जंग से लगने के लिए बचाते हैं। इस बर्न फ्यूल टैंक्स और पाइपलाइन, जो हम यानी फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें यानी आग जलती है, या पाइपलाइन में हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें वाटर ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, तो ये तो आम बात है कि उसको जंग लगेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, एट द एक्टिव मेटल, तो उसको हम एक एक्टिव मेटल लेते हैं सच एज मैग्नीशियम और जिंक। तो हम एक्टिव मेटल लेंगे मैग्नीशियम या जिंक, एक्टिव मेटल लेंगे मैग्नीशियम या जिंक, इज कनेक्टेड बाय द वायर, और उसको एक वायर के जरिए हम पाइपलाइन को यानी कनेक्ट करेंगे। मैग्नीशियम या जिंक को हम एक वायर के जरिए पाइपलाइन के साथ कनेक्ट करेंगे या टैंक के साथ कनेक्ट करेंगे, तो फिर वो प्रोटेक्ट होगा, उसमें जंग नहीं लगेगी। तो आप फिगर में देख सकते हैं। तो अगर हम एक वायर के जरिए जिंक, ये क्या है, जिंक या मैग्नीशियम है, जिंक या मैग्नीशियम को एक वायर के जरिए पाइप के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस पाइप को यानी जंग नहीं लगेगी, क्योंकि ये जिंक और मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टिव एक्टिव मेटल है, तो इस पाइप को फिर जंग नहीं लगेगी। इट इज बिकॉज मैग्नीशियम और जिंक इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन। ये आयरन से ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो ये इससे बेटर है, क्योंकि जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो फिर आयरन बच जाएगा और वो हिफाजत में रहेगा। तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक और मैग्नीशियम देन आयरन से। इलेक्ट्रॉन आर सप्लाइड बाय द मैग्नीशियम, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, मैग्नीशियम से या जिंक से, रेदर देन बाय द आयरन, यानी आयरन क्या होगा, हिफाजत में रहेगा, कीपिंग द आयरन फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज, और इसी तरह यानी आयरन ऑक्सीडाइज से महफूज रह जाएगा, क्योंकि यानी मैग्नीशियम या जिंक यानी ऑक्सीडाइज होगा और आयरन बच जाएगा ऑक्सीडेशन से। एज ऑक्सीडेशन आकर द मैग्नीशियम एंड जिंक एनोड डिजॉल्व, तो ये मैग्नीशियम और जिंक डिजॉल्व होगा एज एनोड में, एंड सो इट मस्ट द रिप्लेस्ड प्रेडिकली, और इसको हम यानी फिर रिप्लेस कर सकते हैं दोबारा, तो आयरन हमारे साथ बच जाएगा। इस तरह शिप में देखे, आपने बहरी शिप को देखा होगा, शिप हेल्प्स टू प्रोटेक्ट इन द सिमिलर वेज, तो हम शिप को यानी प्रोटेक्ट कर सकते हैं रस्ट से। शिप को अगर हम रस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं तो किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे, सिमिलरली अटैचिंग बार्स, तो हम इसको यानी बार अटैच करेंगे ऑफ टाइटेनियम मेटल, जो टाइटेनियम मेटल से बने हुए। ये बार देख ले, ये क्या है, यानी ये आयरन है, और आयरन में आप छोटे छोटे निशान देखे, ये क्या है, टाइटेनियम मेटल है, ये क्या है, टाइटेनियम मेटल है। तो अगर हम शिप को यानी अटैच करते हैं बार के जरिए, टाइटेनियम मेटल लगा देते हैं टू द स्टील हिल, जो स्टील हिल के साथ, इन साल्ट वाटर, जो साल्ट यानी समंदर का पानी साल्ट होती है, साल्ट वाटर, तो अगर ये साल्ट वाटर है तो टाइटेनियम एक्ट एज एनोड, तो जो टाइटेनियम है वो एक एनोड काम करेगा एंड ऑक्सीडाइज, और वो ऑक्सीडेशन करेगा इनसाइड द स्टील हिल, और ये स्टील यानी ऑक्सीडाइज होगा। तो ये आयरन खराब नहीं होगी, क्या होगा, यानी जो हमने टाइटेनियम मेटल लिया हुआ है उसमें यानी एज ए जो आप स्टील के जरिए हिल के जरिए आप उसमें लगाते हैं, तो ये टाइटेनियम मेटल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और आयरन बच जाएगा।
आयरन से बनिस्बत टाइटेनियम मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा है, यानी वो ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा है, यानी वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा। तो टाइटेनियम मेटल सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा और आयरन बच जाएगा। तो इस वजह से हम आयरन को एज ए कैथोड इस्तेमाल करेंगे। तो एज ए कैथोड पर क्या होगा, यानी जो दोबारा टाइटेनियम मेटल है वो दोबारा यानी आयरन पर जम जाएंगे और इसी तरह आयरन बच जाएगा। तो बार है जो टाइटेनियम के आप देख सकते हैं, काज द फिक्स्ड ऑफ शिप, जो शिप को यानी प्रिवेंट कर सकते हैं एज ए स्टील। तो जो टाइटेनियम है वो एज ए नोड काम करेगा और जो आयरन है वो एज ए कैथोड काम करेगा। तो फिर जो आयरन है वो रस्टिंग से बच जाएगा। इसी तरह मैंने पेप की बताई, अगर पेप में अगर वायर लगा दे और उसको कनेक्ट कर दे जिंक या मैग्नीशियम के साथ, तो क्या होगा, यानी ये पाइप क्या करेगा, एज ए कैथोड काम करेगा और ये एज ए नोड काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और इधर आयरन पर जाएंगे और आयरन उसको गेन करेंगे। तो फिर ये दोनों यानी रस्टिंग से बच जाएंगे और इसी तरह यानी जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे वो आयरन पर आ जाएंगे और आयरन उसे गेन करेंगे और आयरन एज ए कैथोड काम करेगा, तो वो प्रोटेक्ट होगा एज ए रस्टिंग से। तो एक कैथोड प्रोडक्शन की यानी ग्राफ है।